Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर स्टार्ट कर दिया और उसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। आज हम लोग 3rd लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन 3rd लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करता है, एक बार जो हमने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आ जाओ यहाँ पे अपने नोट्स पे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था कि नेशनल इनकम का डेफिनेशन। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यानी जो भी हमारे रेसिडेंट है कंट्री के, सिटीजन नहीं, कौन रेसिडेंट है, उनकी इनकम का टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। उसके बाद हमने इस डेफिनेशन को ब्रेक किया था और फिर हमने एक एक चीज देखी थी इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था? इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है? तो कहने से एवरी रिसीट इज नॉट ए इनकम, यानी हर जो पैसा जो मुझे रिसीव हो रहा है वो मेरी इनकम नहीं है। एवरी रिसीट इज नॉट ए इनकम। जैसे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स बाय अ ट्रेडर एंड कैश रिसीव्ड बाय एनजीओ, ये वाला एग्जांपल लिया था और बोला था कि ये दोनों सेम चीज नहीं है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम। एक कौन सी है? एक फैक्टर इनकम और एक ट्रांसफर इनकम। एक कौन सी है? फैक्टर इनकम और दूसरी ट्रांसफर इनकम। अच्छा, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में फर्क क्या है? तो एक में क्या होता है कि सिर्फ हमारे पास पैसे आते हैं और कुछ नहीं होता, और दूसरे में ऐसा होता है कि पैसे आते हैं और उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं। तो बताओ किसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है? कहने से फैक्टर इनकम के अंदर। किसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ मनी आता है? कहने से कौन सी इनकम है? वो ट्रांसफर इनकम। अच्छा बताओ, कौन सा बायलेटरल फ्लो है? बायलेटरल फ्लो का मतलब क्या? एक फ्लो में मनी जाएगा, मनी आएगा, और दूसरे फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज जाएगा। कहने से फैक्टर इनकम इज है बायलेटरल फ्लो। अच्छा, कौन सा यूनिलेटरल फ्लो है? कहने से वन वे। कौन सा है? कहने से ट्रांसफर इनकम। अच्छा, कौन सा अर्निंग का कॉन्सेप्ट है? कहने से हमें फैक्टर इनकम को कमाना पड़ता है। फैक्टर इनकम को क्या करना पड़ता है? कमाना पड़ता है, इसलिए वो क्या है? अर्निंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, कौन सा रिसीट का कॉन्सेप्ट है? कहने से ट्रांसफर इनकम। अच्छा बताओ, कौन सा नेशनल इनकम में आएगा? कहने से ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आएगा। कौन सा नेशनल इनकम में आएगा? कहने से फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में आएगा। एग्जांपल्स दोगे कुछ फैक्टर इनकम के? कहने से रेंट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, डिविडेंड। कहने से ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सब हमारे ट्रांसफर फैक्टर इनकम के एग्जांपल हैं। अच्छा, ट्रांसफर इनकम के कुछ एग्जांपल, कहने से स्कॉलरशिप, ग्रांट, डोनेशन, एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल है? ये सब हमारे ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग ने देखा था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, और इसमें हम लोग ने बोला था कि हम पार्ट बी में पढ़ेंगे, यानी कि आज से हम लोग क्या चालू करेंगे? आज से हम लोग यहां पे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कहने से रेसिडेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। कहने से रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? कहने से ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, यानी रेसिडेंट मतलब, रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो इंसान ही है। कहने से कोई कंपनी भी रेसिडेंट हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी रेसिडेंट हो सकती है, एलएलपी भी रेसिडेंट हो सकती है, सोसाइटी भी रेसिडेंट हो सकती है। तो कहने से फर्म, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन कैन बी ए रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और वो रेसिडेंट कब होंगे? जब वो लोग क्या करेंगे? कहने से व्हेन दे रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी वो इंडिया के अंदर 1 साल से ज्यादा रह जाएं तो क्या हो जाएंगे? इंडिया के रेसिडेंट हो जाएंगे। उसके साथ उन्हें एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी, दैट इज कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कहां पे होना चाहिए? इंडिया के अंदर होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ लोग नहीं आएंगे। कितने लोग नहीं आएंगे? 6 लोग नहीं आएंगे। फटाफट रिवाइज करेंगे। कहने से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ये सब इंडिया का पार्ट नहीं होंगे, इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे। उसके बाद फॉरेन विजिटर्स कमिंग टू इंडिया फॉर हॉलीडे, स्पोर्ट्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, वो भी इंडिया का पार्ट नहीं होंगे। उसके बाद क्रू ऑफ फॉरेन वेसल्स, एयरक्राफ्ट, यानी कोई बाहर की प्लेन आ रही है उसका पायलट है, वो भी इंडिया का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनी कमिंग टू इंडिया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वो भी इंडिया का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद डेली वर्कर हु क्रॉसेस द बॉर्डर इन सर्च ऑफ वर्क, वो भी कहने से इंडिया का पार्ट नहीं होगा। याद आता है मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ लोगों के पाकिस्तान में खेत हैं लेकिन रहते कहां पे? वो इंडिया पे। तो कहने से वो रोज अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं अपने खेतों में जाने के लिए तो वो इंडिया का पार्ट है, वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं होंगे। उसके बाद ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अदर कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्री के ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, अगर वो इंडिया आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए तो इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे। वो कौन सी कंट्री के रेसिडेंट होंगे? जिस कंट्री के वो हैं। उसके बाद में हम लोग ने इंडिया का डेफिनेशन देखा था, और इंडिया के डेफिनेशन में हम एक चीज बोलते हैं कि कितनी चीजें हैं इंडिया में? इंडिया इंक्लूड्स 4 थिंग। इंडिया में कितनी चीजें आती हैं? 4 चीजें आती हैं। सबसे पहली पॉलिटिकल फ्रंटियर, और इसको हमने कैसे याद रखा था? एक्शन के थ्रू याद रखा था। याद करने की कोशिश करो कैसे याद रखा था। कहने से पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल फ्रंटियर में क्या 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 आ जाएगा? कहने से टेरिटोरियल लैंड, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड लाइंग अंडर इट, एयर स्पेस अबाउ। वापस एक बार, टेरिटोरियल लैंड, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड लाइंग अंडर इट, एयर स्पेस अबाउ। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है? कहने से इंडिया की एम्बेसी इन जापान इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन फॉरेन कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जापान में हमारी एम्बेसी
लेकिन फिर भी हम वो जापान में ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो जापान में, हम ऐसा बोलेंगे कि दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। यस और नो? यस। उसके बाद जापान एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद शिप्स, एयरक्राफ्ट, वेसल्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में मुकेश भाई का अगर शिप चल रहा है, मुकेश भाई कहां के रेसिडेंट है, कहने से इंडिया के रेसिडेंट है, तो उस केस में वो शिप भी कहां का पार्ट होगी, कहने से वो शिप भी इंडिया का पार्ट होगी। यस सुनो? यस। उसके बाद फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स इन इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर का मतलब हमने क्या समझा था कि 20 नॉटिकल माइल के बाद जो पानी है वो क्या है, वो इंडिया का, वो क्या है, इंटरनेशनल वाटर्स है। और उस इंटरनेशनल वाटर के अंदर कहने से कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग है या फिर कोई बोट है जिसमें जो फिश पकड़ रहा है या फिर जो ऑयल निकाल रहा है वो अगर इंडियन रेसिडेंट है, तो उस केस में वो ऑयल रिग एंड वो बोट किसका पार्ट होगी, वो इंडिया का पार्ट होगी। यस और नो? यस। उसके बाद हम लोग ने 3 पैराशूट्स देखे थे, याद आता कि नहीं आता? 3 पैराशूट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम के अंदर, हमें ये याद रहना कंपलसरी है। अब आ जाओ यहां पे, हमने 3 पैराशूट्स कौन से देखे थे? तो सबसे पहला पैराशूट हमने देखा था डेप्रिसिएशन। कौन सा देखा था? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कहने से डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। यस और नो? यस। अच्छा मुझे बताना, ग्रॉस से मुझे नेट पे आना है, कहां पे आना है? ग्रॉस से मुझे नेट पे आना है। जिनको नहीं आता वो देख के बोलो, यहां पे चार्ट में, यहां पे मैंने लिख रखा है ग्रॉस से मुझे नेट पे आना है। कहने से कैसे आऊं? कहने से ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करूंगा? माइनस डेप्रिसिएशन। क्या कर दूंगा? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा। लेकिन मुझे अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है, कहां जाना है? नेट से ग्रॉस पे जाना है। तो अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो उसे क्या बोल दूंगा? कहने से नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मैं उसे क्या कर दूंगा? उसे डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा। डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। एक बार वापस रिवाइज करो, ग्रॉस से मुझे नेट पे आना है, ग्रॉस से क्या करना है? मुझे नेट पे आना है। तो कहने से माइनस डेप्रिसिएशन और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम याद आता है, क्या बोलते थे हम लोग उसे? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या बोलते थे उसे हम लोग? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब नेक्स्ट हमारा पैराशूट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगला पैराशूट कौन सा हमारा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसमें क्या था? कहने से 2 टाइप की इनकम होती है, एक डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम। एक डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? कहने से डोमेस्टिक से मतलब क्या याद रखना हमें? माई टेरिटरी। डोमेस्टिक का मतलब क्या याद रखना है? माई टेरिटरी, यानी मुझे ये लेना देना नहीं है इनकम किसने कमाई है, मुझे तो बस ये लेना देना कि मेरी इंडिया की टेरिटरी में इनकम कमाई है तो वो डोमेस्टिक इनकम है, अदरवाइज नहीं है। ये सुनो। और नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि कहां पे कमाई है, मेरी इंडिया की टेरिटरी में कमाई है या फॉरेन टेरिटरी में कमाई है, ये नहीं लेना देना है। मुझे सिर्फ ये लेना देना है कि वो इंडियन रेसिडेंट ने कमाई है कि नहीं है। तो कहने से जब डोमेस्टिक की बात होगी तो माई टेरिटरी, और जब नेशनल की बात होगी तो माई रेसिडेंट। ये सुनो। यस। अच्छा बताओ, मुझे डोमेस्टिक इनकम मालूम है, मुझे क्या, मैं कहां पे हूं? डोमेस्टिक इनकम पे हूं। मुझे नेशनल इनकम पे आना है, तो कहने से डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर दूंगा? मेरे लोगों ने जो बाहर इनकम कमाई है वो ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा। वो मुझे क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। तो कहने से डोमेस्टिक से मुझे नेशनल इनकम पे आना है तो क्या करेंगे? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या करेंगे? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से मुझे कहां जाना है? डोमेस्टिक पे जाना है, तो क्या करूंगा? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेरे साथ आपको बोल बोल के रिवाइज करना है, फटाफट मेरे साथ बोल बोल के रिवाइज करो। कहने से मैं क्या करूंगा? नेशनल से अगर मुझे डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते थे? याद आता है? कहने से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उसके बाद हम लोग ने देखा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, मैं फैक्टर कॉस्ट पे हूं, देखो कहां पे हूं? कॉस्ट पे, और मुझे जानना है मार्केट प्राइस। तो कहने से कॉस्ट में टैक्स ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस मिलेगा। तो कहने से फैक्टर कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस पे आना है तो क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे? उसमें ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सुनो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मार्केट प्राइस पे हूं और मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मैं मार्केट प्राइस पे हूं और मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करूंगा? कहने से उसमें माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? तो कहने से नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहां पे एक छोटा सा नोट लिख लो, शायद हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर नहीं लिखा था, कि कुछ लिस्ट लिख लो इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं? एक्चुअल में उसका डेफिनेशन जो है वो हम लोग गवर्नमेंट बजट में देखेंगे, बट फिलहाल यहां पे एक लिस्ट लिख लो। कहने से जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम ड्यूटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी मतलब इसमें आपका दोनों आ गया, इंपोर्ट ड्यूटी भी आ गया एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी भी आ गया। ये दोनों क्या है मेरे? ये दोनों मेरे कस्टम ड्यूटी है। ये सुनो। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स,
एंटरटेनमेंट टैक्स, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जब आप मूवी देखने जाते हो तो उसमें लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा टैक्स कौन सा आ गया, कहने से उसके बाद आपका एक्साइज ड्यूटी आ गया। अब पहले जीएसटी से पहले सब गुड्स पे क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। लेकिन जब से जीएसटी आया है ना, तो 4-5 प्रोडक्ट छोड़ के बाकी सब पे जीएसटी लगता है, लेकिन 4-5 प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, एरोप्लेन का जो फ्यूल है वो, ठीक है, उसके बाद आपका अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट्स, इन पे अभी भी क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है। और वेट आ गया, एंड सेल्स टैक्स। अब वेट एंड सेल्स टैक्स क्या होता है, तो आप विद इन स्टेट बेचते थे ना पहले, तो आपको वेट भरना पड़ता था, लेकिन दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो हमें क्या भरना पड़ता था, सेल्स टैक्स भरना पड़ता था। तो ये कुछ लिस्ट है, पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, बट आप बोल सकते हो कि एक लिस्ट है जो आपके एग्जाम में इस नाम से आपको इनडायरेक्ट टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी बोल सकते हैं, वेट, सेल्स टैक्स बोल सकते हैं। तो जब वो एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं मतलब वो क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिवीजन खत्म हुआ। अब हम लोग क्या बढ़ते हैं, आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आ जाओ यहां पे देखो, सबसे पहले हमें क्या बोला था, हमने बोला था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। सबसे पहली मेथड जो है वो हमारे पास है इनकम मेथड। इस मेथड का नाम ही क्या है, इनकम मेथड। जो दूसरी मेथड है हमारे पास वो है एक्सपेंडिचर मेथड। नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में सब चीजें लिखी हुई हैं। दूसरी मेथड कौन सी है हमारे पास, एक्सपेंडिचर। और तीसरी मेथड जो है हमारे पास वो है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। कौन सी मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड। यस सुनो, यस। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इनकम मेथड से स्टार्ट करेंगे। कौन सी मेथड से स्टार्ट करेंगे, इनकम मेथड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड से। अब देखो, कहने से नेशनल इनकम का मतलब क्या समझा था मैंने, कहने से नेशनल इनकम का मतलब ये समझा था कि भाई मेरी इकोनॉमी में जितने भी इनकम है उसको ऐड कर दो, जितने भी लोग हैं उनकी इनकम है उसे ऐड कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेरी नेशनल इनकम मिल जाएगी। अब कहने से लोग इनकम कमाते कैसे हैं, एक इकोनॉमी में लोग कितनी तरह की इनकम कमाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि लोग कहने से जितने फैक्टर्स हैं वो कहने से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वही तो क्या करते हैं, इनकम कमाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम कमाते हैं मतलब क्या, कहने से लेबर होता है वो वेजेस कमाता है, एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉफिट कमाता है, कहने से जो लोग कैपिटल देते हैं यानी जो लोग पैसे देते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कहने से वो लोग उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, हाँ या ना। कहने से जो लैंड दे रहे हैं वो उस पर क्या कमाते हैं, रेंट कमाते हैं एक तरह से। ये सुन, ये मेजर कैटेगरीज है। तो कहने से जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये मैं सिर्फ आपको लॉजिक एक्सप्लेन करना हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है। जो याद रखना है ना वो सिर्फ आपके नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कहने से मेरे पास क्या आ गया, कहने से मेरे पास लैंड आ गया, मेरे पास लेबर आ गया, ठीक है। और क्या आ गया मेरे पास, कहने से लैंड हो गया, लेबर हो गया, उसके बाद मेरे पास कैपिटल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोई ना कोई इनकम कमाते हैं। ये क्या करते हैं, कोई ना कोई इनकम कमाते हैं। जैसे कि लेबर क्या कमाता है, तो कहने से लेबर कमाता है वेजेस। लैंड से हमें क्या मिलता है, कहने से लैंड से हमें रेंट मिलता है। अब लैंड को है ना आप एग्जैक्ट टर्म में मत ले लेना कि सर सिर्फ लैंड में जमीन ही आएगी, ठीक है। और दूसरे जो भी यहाँ पे असेट्स हैं वो सब भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद कैपिटल, कहने से कैपिटल, कहने से मशीन लाने के लिए जो पैसा लगाया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। और उस कैपिटल पे आपको क्या मिलेगा, उस कैपिटल पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बोले सर ऐसे कैसे, कैपिटल पे तो हमें प्रॉफिट मिलता है। देखो कैपिटल का मतलब यहां पे क्या है, बाहर वाले का पैसा। कैपिटल बिजनेस क्या है, सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने अकाउंट्स में पढ़ा था ना कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है ना तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एक तरह का लोन होता है, एक तरह का क्या होता है, लोन। इसलिए उसमें जो पैसा देंगे उसे हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, तो एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो एक्चुअल में जो ओनर होता है ना उसको 2 चीज मिलती हैं, एक तो कैपिटल पे इंटरेस्ट और एक एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट। हम अकाउंट्स में उसको मर्ज करके सिर्फ प्रॉफिट ही बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग अलग रखेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कहने से जितने टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कहने से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनसे ही तो इनकम अर्न की जा सकती है।
यस और नो, फैक्ट्री इनकम तो सिर्फ उन्हीं से अर्न की जा सकती है। तो कहने से आप काम करके पैसे कमा सकते हो, अपनी जमीन को आप रेंट पे लगा दो, उससे पैसे कमा सकते हो। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, पैसे कमा सकते हैं। अब इनको है ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में। सबसे पहला तो लेबर। अब लेबर में क्या क्या आ जाएगा, लेबर में मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी से लेके उसके जो लोएस्ट वर्कर है ना, वो सब इंक्लूड होते हैं। सब इकोनॉमिक्स के लिए क्या मानते हैं हम लोग, सबको लेबर ही मानते हैं। लेबर का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी फैक्ट्री में आके काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है। लेबर का मतलब सब लोग आ गए, सुपरवाइजर, मैनेजर, एमडी, सीईओ, सब लोग इसके अंदर आ जाएंगे। और इनको आप क्या देते हो, कहने से इनको हम देते हैं वेजेस एंड सैलरी। लेकिन सबको वेजेस एंड सैलरी नहीं मिलता है। कहने से लेबर को या फिर एमडी भी तो क्या है, कहने से एक लेबर ही है। तो एमडी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप सैलरी नहीं देते हो उसको, कहने से उसको आप रहने के लिए क्या दे देते हो, घर भी दे देते हो। कहने से यू कैन गिव हिम अ हाउस, ये सुनो, आप उसको घर दे देते हो। कहने से टाइम टाइम पे आप उसे क्या दे सकते हो, आप बोनस भी दे सकते हो। तो कहने से ऐसे हम लोग का जो लेबर है उसको सिर्फ हम सैलरी नहीं देते, उसको हम बहुत सारी चीजें देते हैं। और उन सारी चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी एम्प्लॉइज ने जो काम किया है उसके बदले में हमने जो दिया है उन्हें, जो हमने उन्हें कंपनसेट किया है, वो भी कहने से हमारी इकोनॉमी में एक तरह की इनकम है। तो कहने से एक तो हमारी इकोनॉमी में लेबर लोग कैसे कमा सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी नौकरी करके आप पैसे कमा सकते हो, जिसे हम क्या बोलेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और ये तीनों लोग है ना, कहने से एक तरह का कुछ ना कुछ तो बिजनेस या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, एक कैटेगरी में कंबाइन कर देते हैं और इन्हें हम बोलते हैं कि ये लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसकी इनकम को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलेंगे इन्हें हम लोग, ऑपरेटिंग सरप्लस। कि भाई इन्होंने अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करके यानी ऑपरेट करके जो एक्स्ट्रा पैसा सरप्लस कमाया है, कहने से वो एक तरह की इनकम हो सकती है। तो कहने से हमारी इकोनॉमी में एक तो आप सैलरी टाइप इनकम कमा सकते हो, यानी बीइंग ए एम्प्लॉय आप इनकम अर्न कर सकते हो, ये सुनो, या फिर कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करके, आप ऑपरेशंस परफॉर्म करके क्या कर सकते हो, आप सरप्लस कमा सकते हो। ये सुनो, उसमें बिजनेस भी आ गया आपका, आप रेंट से पैसे कमाते हो वो भी आगे, इंटरेस्ट से पैसे कमाते हो वो भी आगे। इसमें आप काम नहीं कर रहे हो, इसके अंदर आप काम नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप अपने पास जो भी एक्टिविटीज हैं, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके आप क्या कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। ये सुनो, तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कहने से हमारे इकोनॉमी में दो टाइप के लोग हुए अभी तक, एक जो नौकरी करने वाले और एक जो नौकरी देने वाले। अब हमारी इकोनॉमी में एक थर्ड टाइप के लोग भी होते हैं। कहने से एक वर्कर है, लेट्स सपोज एक एम्प्लॉई है, ठीक है, वो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में नौकरी करता है। वो कहां काम करता है, टीसीएस में काम करता है। तो कहने से ये जो इनकम अर्न करेगा उसे हम बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और जो टीसीएस अर्न करेगा उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन इसी टीसीएस के सामने लेट्स सपोज कि एक समोसे का लारी है, ठीक है, किसका लारी है, एक समोसे का लारी है। अब उस समोसे की लारी पे एक आदमी है, वो क्या करता है, वो रोज 1000 समोसे बनाता है। कितने समोसे बनाता है, 1000 समोसे। और वो 1000 समोसे, एक समोसा 10 में बेचता है और एक दिन का कितना कमाता है, 10,000 रुपया कमाता है। इन समोसों को बनाने के लिए उसके कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, लेट सपोज उसके 7,000 रुपए के एक्सपेंस हो जाते हैं। तो उसने कितना कमाया, कहने से उसने कमाया 3000 रुपीज। कितना कमाया, उसने 3000 रुपीज कमाया। अब ये 3000 रुपीज बताओ, उसकी सैलरी बोलोगे आप कि उसका प्रॉफिट बोलोगे, ये 3000 रुपीज उसकी सैलरी है कि उसका प्रॉफिट है। तो देखो, जो लोग सैलरी बोल रहे हैं वो भी गलत है और जो लोग प्रॉफिट बोल रहे हैं वो भी गलत है। क्यों कि देखो, सिंपल सी बात है, कहने से प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, कहने से प्रॉफिट आप कैसे कमा सकते हो, कहने से प्रॉफिट मैं एंटरप्रेन्योर रह के कमा सकता हूं, ओनर बन के प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो देखो, मैंने रिलायंस का शेयर खरीद रखा है, कहने से रिलायंस का शेयर खरीद रखा मतलब मैं क्या हूं, रिलायंस का ओनर हूं कि नहीं हूं, यस। लेकिन मैं रिलायंस में काम नहीं करता, फिर भी पैसे कमा रहा हूं कि नहीं कमा रहा हूं, यस। तो कहने से प्रॉफिट कमाने के लिए आपको वर्क यानी काम करने की, एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना, यस। और कहने से सैलरी कमाने के लिए मुझे एक्टिवली काम करने की जरूरत है, मुझे वर्क करने की जरूरत है, ये सुनो। तो कहने से इस केस में ये जो समोसे वाला है, कहने से ये इस शॉप का क्या है, इस शॉप का एक तरह से ओनर भी है, क्या है, एक तरह से इस शॉप का वो ओनर भी है, और साथ ही साथ कहने से वो उस
का एम्प्लॉय भी है, क्योंकि वही काम कर रहा है उस शॉप के अंदर। तो कहने से इसको जो ये 3000 रुपए मिल रहा है ना, एक्चुअली ये दो चीज है, इसमें सैलरी भी इसका इंक्लूडेड है और प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, इसलिए इस इनकम को हम बोलते हैं मिक्स इनकम। तो हमारी इनकम इकोनॉमी में एक तीसरी टाइप की इनकम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स इनकम। और ये वो लोग कमाते हैं जो किसी और के वहां नौकरी नहीं करते, खुद के यहीं पे नौकरी करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो लेट सपोज मेरी कोचिंग क्लासेस का एग्जांपल लो। तो कहने से इस कोचिंग क्लासेस का मैं ओनर हूं, यस और नो? कहने से इस कोचिंग क्लासेस का ओनर हूं, आपने मुझे लेट सपोज कि 25,000 रुपए फीस पे किया, तो इस फीस का कुछ पोर्शन तो शैलेंद्र सर जो टीचर हैं उनके लिए, शैलेंद्र सर जो टीचर हैं उनके लिए, कि भाई रोज आके पढ़ाते हैं, टीचर हैं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा, कितना वो नहीं मालूम, बट कहने से कुछ ना कुछ पार्ट तो आप मुझे मेरी टीचिंग के लिए दे रहे हो। और दूसरा पार्ट इस 25,000 का आप शैलेंद्र सर को दे रहे हो। क्यों? क्योंकि शैलेंद्र सर ने आपको सर्विसेज दी हैं। कैसे सर्विसेज दी हैं भाई? आपको क्लास में बैठ के आप पढ़ सकते हो, अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं तो आपको मोबाइल ऐप प्रोवाइड किया गया है, तो वो शैलेंद्र सर जो ओनर हैं उन्होंने प्रोवाइड किया है। और जो पढ़ा रहे हैं वो शैलेंद्र सर जो क्या कर रहे हैं, यहां पे जॉब कर रहे हैं, वो हैं। तो कहने से ये 25,000 में आप शैलेंद्र सर की जॉब को भी कंपनसेट कर रहे हो और कहने से आप शैलेंद्र सर जो ओनर हैं उनको भी पैसे दे रहे हो। तो कहने से ये जो 25,000 जो इनकम हुई मेरी, कहने से इसमें दो पार्ट हैं, एक तो मेरी सैलरी है और दूसरी कहने से मेरे कोचिंग क्लास का जो बिजनेस है उससे मुझे जो प्रॉफिट होना चाहिए वो है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरी क्या है, मिक्स इनकम है। इसमें सैलरी भी है और इसमें मेरा प्रॉफिट भी है। एम्प्लॉय का भी सैलरी भी है और ओनर का प्रॉफिट भी है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स इनकम। और ये मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड कमाते हैं। कौन कमाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के यहीं पे काम करते हैं, किसी और के उधर नौकरी नहीं करते। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? तो कहने से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम। पहला कौन सा है? पहला है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कौन कमाएगा, जो लेबर कमाएगा, जो कौन कमाएगा, लेबर। दूसरा है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज की तरह से कमाया जाएगा। कैसे कमाएंगे? बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू, यस और नो। और तीसरा कहना से हमारा है मिक्स इनकम, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लेबर यानी जॉब का प्लस बिजनेस का दोनों का इनकम मिक्स होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स इनकम बोलेंगे, यस और नो? यस। अब देखो इनके भी बाइफर्केशन दिए, तो लेबर कैसे कैसे पैसे कमा सकता है, यानी एम्प्लॉय कैसे कैसे पैसे कमा सकते हो आप जॉब करके। कहने से सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा इन कैश, यानी कैश में आपको सैलरी मिले, वेजेस मिले, एक तो आप वैसे कमा लो। दूसरा कहने से पेमेंट इन काइंड, यानी पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या हुआ, आप पैसे कमा रहे हो लेकिन अदर देन कैश। यहां पे आप लिख सकते हो अदर देन कैश। कैसे? तो कहने से आप लेट सपोज एक कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी आपको रहने के लिए घर दे रही है, ठीक है, तो कहने से जो घर में आप रह रहे हो, कहने से उसका रेंट बच रहा है, कहने से आपके लिए तो एक तरह का क्या है, वो इनकम ही है ना। क्यों पैसा मिल रहा है आपको, क्यों आपको घर मिल रहा है रहने के लिए, क्योंकि आप उस कंपनी में काम कर रहे हो। तो कंपनी आपको कंपनसेट कर रही है, आप उसके वहां पे काम कर रहे हो, इसके लिए कहने से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इसका मतलब क्या है? तो देखो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली अभी देखो हमारे यहां पे एक लेबर है, बराबर है। अब वो लेबर पिछले 10 साल से काम कर रहा है, ठीक है, लेट सपोज कि वो अगले आने वाले 50 साल हमारे पास काम करेगा। आज उसकी एज कितनी है, तो आज वो 20 ईयर्स का और 50 ईयर्स हमारे इधर काम करेगा, तो कहने से उसकी एज कितनी हो जाएगी, 70 ईयर्स हो जाएगी, हाँ या ना? यस। कहने से 70 साल बाद वो क्या हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। 70 साल बाद वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। कहने से ये 50 ईयर्स काम करेगा, तो इस 50 ईयर्स के लिए हम लोग ने उसे क्या पे किया है, सैलरी पे किया है। तो अब क्या बोलती है गवर्नमेंट, क्या बोलती है गवर्नमेंट, बोलती है देखो ये जब लेबर जवान था, जब ये काम कर सकता था, तब तो तुमने इससे क्या करवा लिया, काम करवा लिया, नो डाउट आपने उसको सैलरी दिया उस काम के बदले। लेकिन जब ये बेकार हो गया, यानी जब ये बूढ़ा हो गया, काम नहीं कर सकता है, तब आप इसको कोई सैलरी नहीं दे रहे हो, तो ये कैसे जिएगा, अपनी जिंदगी कैसे बिताएगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक रूल बनाया है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर इस आदमी की सैलरी 10,000 रुपए महीने की, कितनी सैलरी है, 10,000, तो इस 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपया, 1,000 रुपीज कौन देगा, एम्प्लॉय खुद देगा, एम्प्लॉय देगा। और 1,000 यानी सेम अमाउंट 10%, 1,000 एम्प्लॉयर देगा।
कौन देगा? एम्प्लॉयर, यानी जिसके यहां पे जिस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं वो कंपनी मुझे देगी। तो एम्प्लॉय भी हो गया और इसमें क्या हो गया? एम्प्लॉयर भी हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे? एक सेविंग अकाउंट मान लो आप, एक एफडी मान लो कि एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते जाएंगे। तो कहने से ऐसे 50 साल तक पैसा, बहुत सारा पैसा क्या हो जाएगा? इसके पास जमा हो जाएगा। जब 50 साल के बाद इसके पास इतना बहुत सारा पैसा और इस पे इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ये रिटायर होगा ना, तो इसके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट रहेगी, इसे एक बहुत बड़ी अमाउंट क्या होगी? मिलेगी। और इस अमाउंट को यूज करके या तो ये अपनी आगे की जिंदगी जी सकता है, व्यतीत कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है? इस पैसे से कुछ नया काम धंधा स्टार्ट कर सकता है। तो कहने से 70 ईयर्स के बाद इसकी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि इसके पास कोई काम नहीं है। कहने से इसको पैसे मिल गए, ये चाहे तो नया काम चालू कर ले, या फिर इस पैसे से अपनी जिंदगी जो थोड़ी बहुत बची है उसको क्या कर सकता है? वो जी सकता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये जो 10% है ना, ये तो उसकी सैलरी में काउंट हो जाता है ऑलरेडी। ये 10% तो क्या होता है? उसकी सैलरी में काउंट हो जाता है। लेकिन जो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ये उसकी सैलरी में काउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा दे रहा है। कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। कहने से ये तो इसकी सैलरी में से कट के डिपॉजिट होता है। तो जब मैं बोला इसकी सैलरी 10,000 है, कहने से इसमें 1,000 रुपया भी आ गया कि नहीं आ गया? इसको अभी फिलहाल 9,000 ही मिलेगा इसके हाथ में, लेकिन ये बोलेगा कि मेरी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 10,000 है। सैलरी इन हैंड कितनी है? तो इन हैंड 9,000 है। क्यों? क्योंकि मेरे को सैलरी 10,000 मिलती है, लेकिन 1,000 रुपए मेरे डिपॉजिट हो जाते हैं, ये जब मैं रिटायर होऊंगा तब मिलेंगे। अभी फिलहाल मुझे कितने मिल रहे हैं? 9,000। तो कहने से जब मैं बोलता हूं तेरी सैलरी कितनी है? 10,000, तो कहने से इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो क्या हो गया? ऐड हो गया। लेकिन कहने से एम्प्लॉयर उसको ये 10% जो दे रहा है, कहने से ये क्यों दे रहा है? क्योंकि हम उसके वहां पे जॉब कर रहे हैं। कहने से ये जॉब के लिए हमें कंपनसेट कर रहा है। तो कहने से ये भी एक तरह की, कहने से एम्प्लॉय की इनकम हुई कि नहीं हुई? यस। तो कहने से एम्प्लॉय की इनकम फाइंड करने के टाइम पे हम ये सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, देखो एम्प्लॉय का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का यहां पे ऑलरेडी कवर हो गया। यहां पे किसका आएगा? सिर्फ एम्प्लॉयर का आएगा। तो कहने से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर यहां पे क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? नेक्स्ट आगे चले। ओके, अब लास्ट है हमारा रिटायरमेंट पेंशन। लास्ट क्या है हमारा? रिटायरमेंट पेंशन। अब देखो पेंशन का मतलब समझो। कहने से पेंशन का मतलब क्या होता है? कि आपको बिना कोई काम किए हुए, पेंशन का मतलब क्या होता है? विदाउट वर्क यू विल रिसीव ए मनी। विदाउट वर्क यू रिसीव ए मनी। तो बोले सर बिना सर्विसेज दिए अगर हमें पैसे मिल रहे हैं, विदाउट वर्किंग और विदाउट गिविंग एनी सर्विसेज अगर हमें पैसे मिल रहे हैं, तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये तो सर हमारा ट्रांसफर इनकम हो जाना चाहिए, हाँ या ना? कहने से ट्रांसफर इनकम का मतलब याद आता है कि नहीं आता है? कहने से ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है? कि जहां पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सचेंज नहीं कर रहे। तो कहने से विदाउट वर्क अगर हम कोई काम कर रहे हैं, विदाउट वर्क हमें पैसे मिल रहे हैं, तो कहने से उस केस में तो हमें क्या है? ये हमारी क्या है? ट्रांसफर इनकम है। आपकी बात सही है। लेकिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंशन। वन इज अ रिटायरमेंट पेंशन एंड अनदर वन इज अदर पेंशंस। अदर पेंशंस में क्या आ जाएगा? जैसे कि ओल्ड एज पेंशन। बहुत सारी कंट्री ऐसी होती हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे आप एक एज के बाद आपको वहां की गवर्नमेंट पैसे देती है, ठीक है? बहुत सारी कंट्री में ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? जिनकी खास करके जिन कंट्रीज की उन कंट्रीज की जो इकोनॉमिकली बहुत आगे हैं और जिनकी पॉपुलेशन क्या है? बहुत कम है। तो वहां पे क्या है कि अगर आप 70 साल के हो गए तो वहां की गवर्नमेंट हर महीने आपको पैसे देती है ताकि आप अपनी जिंदगी अच्छे से क्या कर सको? व्यतीत कर सको। तो ओल्ड एज पेंशन मिलता है। प्लस कहने से हमारी कंट्री के अंदर भी कहने से अगर किसी का हस्बैंड नहीं है तो उसकी विडो को क्या मिलता है? कहने से उसकी विडो को भी पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। प्लस हमारे जो फार्मर्स हैं, अभी गवर्नमेंट का एक स्कीम आया कि गवर्नमेंट हर साल उनको 6,000 रुपीज, कितने? 6,000 रुपए उनको क्या देगी? पेंशन देगी। क्या देगी? उनको पेंशन देगी। तो कहने से उस केस में फार्मर गवर्नमेंट को कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसे क्या दे रही है? गवर्नमेंट उसे पेंशन दे रही है। तो ऐसी सब पेंशन यहां पे कवर हो जाएंगी। ये पेंशन में देखो क्या होता है? मनी इज रिसीव्ड। इन पेंशंस में क्या हो रहा है? कहने से 70 साल का हो गया, उसके बाद मुझे पैसा मिल रहा है। क्या मैं गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहा हूं? क्या गवर्नमेंट को क्या कोई गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा हूं? द आंसर इज नो। तो इस केस में ऐसी इनकम्स को, ऐसी पेंशंस को हम क्या बोलते हैं? ये ट्रांसफर इनकम्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफर इनकम। एंड दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। लेकिन जो रिटायरमेंट पेंशन है, कहने से 70 साल के बाद मैं क्या हो गया? रिटायर हो गया। अब कहने से मैं कंपनी के लिए कोई काम कर रहा हूं क्या? नो वर्क इज डन बाय मी।
कहने से रिटायर होने के बाद कहने से मैं कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन कहने से मुझे मनी रिसीव हो रही है कि नहीं हो रही है? यस, मनी इज रिसीव्ड बाय मी। तो मैं कोई सर्विसेज यानी कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे रहा हूं और मुझे उसके बदले क्या मिल रहा है? मनी मिल रहा है। गुड सर्विसेज नहीं दे रहा हूं फिर भी क्या मिल रहा है? मनी मिल रहा है। तो कहने से ऐसे देखने से तो ये लगता है कि कहने से ये भी क्या है? मेरी एक ट्रांसफर इनकम है, बट एक्चुअल में ये ट्रांसफर इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मुझे मनी आज मिल रहा है, मनी इज रिसीव्ड इन प्रेजेंट, मनी इज रिसीव्ड इन प्रेजेंट, बट कहने से इसके लिए ये मनी मुझे क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने पास्ट में क्या किया है? पास्ट में आई हैव वर्कड, मैंने काम किया है। कहने से मैंने मेरी सर्विसेज पहले ही रेंडर कर दी है। कहने से मैंने मेरे गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर दिए हैं? पहले ही दे दिए हैं। कहने से मैंने गुड्स एंड सर्विसेज दिया और उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? यहां पे पैसे मिल रहे हैं। तो कहने से दिस रिसीट ऑफ इनकम इज इन एक्सचेंज ऑफ वर्क डन इन ए पास्ट। कहने से यहां पे ओल्ड एज पेंशन में मैंने, जरूरी नहीं है कि मैंने पास्ट में भी गवर्नमेंट के लिए कुछ काम किया था, लेकिन फिर भी पैसा मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे तो सर्विसेज ना पास्ट में एक्सचेंज हुई है, ना फ्यूचर में और ना प्रेजेंट में, लेकिन यहां पे पास्ट में सर्विसेज एक्सचेंज हुई है जिसका पैसा मुझे अब मिल रहा है। इसलिए रिटायरमेंट पेंशन जो है ये मेरी क्या है? ये मेरी फैक्टर इनकम है, ना कि ट्रांसफर इनकम है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, वन इज अ रिटायरमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंशन, वन इज अ रिटायरमेंट पेंशन, अनदर वन इज अ अदर पेंशन, दैट इज ओल्ड एज पेंशन, एग्रीकल्चर फार्मर्स पेंशन, उसके बाद विडो पेंशन। ठीक है, तो इन सब ये सारी पेंशन भी हमारी कंट्री के अंदर चलती हैं। तो वो जो पेंशन्स मिलती हैं वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होंगी, तो इनको हम लोग क्या नहीं करेंगे? ऐड नहीं करेंगे। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हमारा जो एम्प्लॉई है उसने अभी तक कितनी तरह से इनकम कमाई? कहने से एक तो उसने सैलरी के थ्रू इनकम कमा ली, दूसरी उसने कहने से घर ले लिया, ठीक है, गाड़ी ले ली एम्प्लॉयर से, उस तरह से इनकम कमा ली, तीसरी कहने से उसका 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन? एम्प्लॉयर। कौन? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का इधर ऑलरेडी आ गया, हम वापस से उसको नहीं लेंगे। ठीक है, और लास्ट वाला क्या हमारा? रिटायरमेंट पेंशन। तो कहने से रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम है, इसलिए इसको भी हम लोग नेशनल इनकम में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। तो कहने से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैन बी बाय वे ऑफ 4। तो पहला कौन सा हमारा? सैलरी एंड वेजेस, एनीथिंग इन कैश, इसमें बोनस वोनस सब आ जाएगा। ठीक है, एनीथिंग इन कैश। दूसरा पेमेंट इन काइंड, एनीथिंग इन काइंड, घर दे दो। ठीक है, जो एम्प्लॉय है उसके बच्चों को स्कूल में फ्री में पढ़ा दो, ये सब क्या है? पेमेंट इन काइंड। पैसे नहीं मिल रहे लेकिन कहने से आपको फायदा तो मिल रहा है। दूसरा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या? कि 70 साल बाद आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे वो भी क्या? आपकी एक तरह से सैलरी ही है, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? रिटायरमेंट पेंशन। उसके बाद क्या है? रिटायरमेंट पेंशन। तो कहने से हमारा पहला क्या हुआ? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब दूसरे की बात करते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आएगा? ये ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस जैसे कि हमने बात किया था 3 तरह से होता है। कहने से एक रेंट रॉयल्टी, ये किस पे होता है? ये लैंड पे होता है। दूसरा क्या होता है? इंटरेस्ट, ये किस पे होता है? कैपिटल पे। और तीसरा क्या था? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होता है? एंटरप्रेन्योर पे। यस और नो? तो कहने से रेंट रॉयल्टी आ जाएगा एक ऑपरेटिंग सरप्लस में। क्या क्या आ जाएगा? एक तो रेंट रॉयल्टी आ जाएगा, एक इंटरेस्ट आ जाएगा और एक प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को आप 3 चीज कर सकते हो। प्रॉफिट को एक तो आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर दो। प्रॉफिट को क्या कर दो? आप डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करते हो अमाउंट शेयर होल्डर, किसके बीच में? शेयर होल्डर्स के बीच में, ओनर्स के बीच में, तो आप उसे बोलते हो डिविडेंड। उसे आप क्या बोलते हो? डिविडेंड। उसे आप क्या बोलोगे? डिविडेंड। तो कहने से प्रॉफिट के 3 टुकड़े किए जा सकते हैं, जिसमें से पहला क्या है? डिविडेंड। दूसरा क्या है? रिटेन्ड अर्निंग, यानी आप डिवाइड मत करो, डोंट डिवाइड। डोंट डिवाइड का मतलब क्या है? कि आप अपनी कंपनी के अंदर ही इसको रिजर्व्स में रख दो। होता है ना जनरल रिजर्व, तो आप अपनी फर्म में क्या करो? इसको रिजर्व्स में रख दो, ताकि फ्यूचर में अगर ये आपको कोई पैसे की जरूरत पड़े तो आपकी कंपनी इसको यूटिलाइज कर सके। तो आप प्रॉफिट को क्या कर सकते हो? या तो बांट दो। प्रॉफिट को क्या कर सकते हो? या तो बांट दो, या फिर मत बांटो और उसको एज ए रिटेन्ड अर्निंग, यानी जो अर्निंग आपने कमाई है उसको बिजनेस में रिटेन कर लो, रिजर्व्स में रख लो। यस और नो? यस। और तीसरा क्या है? कि आप सीडीडीटी, डीडीटी या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स भर दो। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। देखो, अब यहां से आपको मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट कितनी स्मार्ट होती है। ठीक है, लेट सपोज कि हमारी कंट्री में एक कंपनी है, बराबर है? ठीक है, और उस कंपनी के 3 ओनर हैं। कितने ओनर हैं? 3 ओनर, ए बी सी। कितने ओनर हैं? 3 ओनर है, ए बी सी। ठीक है, अब लेट सपोज कि ये कंपनी क्या करती है? कंपनी तीनों को इक्वल प्रॉफिट देती है, 10,000 रुपए बांट देती है, डिविडेंड दे देती है। क्या दे देती है? 10,000 रुपए का डिविडेंड दे देती है। पहला केस।
और गवर्नमेंट का रूल ये है, गवर्नमेंट का ये रूल है कि कोई भी इंसान अगर कंट्री के अंदर 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा कमाएगा तो उसे 10% टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आता कि नहीं? अगर आपकी इनकम कितनी है 2.5 लाख से ज्यादा तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो लेट सपोज मिस्टर ए की इनकम 2.5 लाख रुपए है, कितनी है 2.5 लाख है, बराबर है। मिस्टर बी की इनकम 2 लाख है, ठीक है, और मिस्टर सी की इनकम 3 लाख है, आया ना। तो कहने से इस केस में 2.5 लाख प्लस कितना हो गया, प्लस 10,000 कितना हो गया, कहने से 2.5 लाख प्लस 10,000 कितना हो गया, कहने से ये मेरा हो गया 2,60,000, आया ना, यस। तो कहने से गवर्नमेंट ने क्या बोला, 2.5 लाख से ऊपर जो भी इनकम कमाओगे उस पर कितना परसेंट टैक्स भरना पड़ेगा आपको, 10%। तो कहने से गवर्नमेंट को यहां पे कितना एक्स्ट्रा कमाया, इनमें 2,50,000 से कितना ज्यादा कमाया, 10,000 ज्यादा। तो 10,000 का 10% गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा, यहां पे टैक्स मिल जाता था। तो गवर्नमेंट की इनकम कितनी हो जाती थी, कहने से गवर्नमेंट कमाती थी 1,000 रुपए, आया ना, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था कितना, 1,000 रुपए। अब उसके बाद जब बी की इनकम कितनी है 2 लाख और कहने से 10,000 ये, तो टोटल इनकम कितनी हो गई 2,10,000। कहने से इसकी इनकम तो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो कहने से ये कोई भी टैक्स पे नहीं करता था। ये कितना टैक्स पे करता था, ये 0 टैक्स पे करता था। अब सी की इनकम कहने से कितनी हो जाती है, 3,10,000 रुपए, आया ना, यस। और कहने से इस केस में इसने 2.5 लाख से कितना ज्यादा कमाया, तो कहने से इसने 2.5 लाख से 60,000 रुपीज ज्यादा कमाया, जिसका 10% इसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी ये कितना टैक्स पे कर देगा, 6,000 रुपए। तो कहने से जो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स है वो कितना हो गया, गवर्नमेंट को कितनी इनकम हो रही थी, 7,000। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा गेम किया। गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स ला दिया, सीडीटी, या फिर जिसको आप बोल सकते हो डीडीटी। अब सीडीटी ये तो नॉर्मल केस हुआ, ठीक है। अब ये वाला देखो सीडीटी, इसमें क्या किया, कंपनी को बोला कि भाई जो भी प्रॉफिट बांटोगे ना, वो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट को हम कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा उस पर। यानी कंपनी इसको 10,000 रुपए दे रही है, कंपनी इसको 10,000 दे रही है और कंपनी इसको 10,000 दे रही है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आज के बाद हम लोग जो डिविडेंड बटेगा उस पर टैक्स नहीं लेंगे, आज के बाद जो डिविडेंड बटेगा उस पर हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। यानी ए को ये 10,000 पे, बी को ये 10,000 पे और सी को ये 10,000 पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बट गवर्नमेंट ने एक चीज और बोली कि कंपनी जो है, जो कंपनी है उसे जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो भी प्रॉफिट क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसमें उसे डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरना पड़ेगा 10% का। क्या भरना पड़ेगा उसे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी भरना पड़ेगा। तो अब इस केस में देखो गवर्नमेंट ने कहने से कंपनी ने कितना यहां पे किया, कहने से कंपनी ने 30,000 क्या किया, कंपनी ने 30,000 का क्या कर दिया, कंपनी ने 30,000 का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, इस पे 30%, 10% यानी 3,000 रुपए का क्या करेगी, गवर्नमेंट को टैक्स भर देगी। तो कहने से गवर्नमेंट को यहां पे 3,000 का टैक्स मिल गया, यस और नो, यस। कहने से इसका इनकम 2.5 लाख था, इसका इनकम कितना था, इसका इनकम 2 लाख था और इसका इनकम कितना था, 3 लाख था, अदर देन दिस। तो कहने से गवर्नमेंट का रूल, नॉर्मल रूल क्या था कि 10% 2.5 लाख से ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो कहने से इसका इनकम टोटल, इसमें तो टैक्स लगना नहीं है ना, गवर्नमेंट ने माफ कर दिया कि बोला 10,000 पे हम टैक्स नहीं लेंगे। तो कहने से ये 2.5 लाख पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2.5 लाख से ऊपर है ही नहीं कुछ, यस और नो। इस केस में कहने से यहां पे भी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तो इस पे भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। यहां पे कहने से 2.5 लाख से ज्यादा, कितना ज्यादा है, कहने से 50,000, ये 10,000 पे तो इससे भी टैक्स नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ने सबके लिए बोला कि ये टैक्स फ्री है, इस पे हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। पब्लिक एकदम खुश हो गई कि यार गवर्नमेंट कितनी अच्छी है कि हमको जो प्रॉफिट मिलता है उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही। लेकिन कहने से गवर्नमेंट ने तो टैक्स लिया कि नहीं लिया, लिया और ज्यादा लिया। अब देखना यहां पे कहने से यहां पे 50,000 पे कहने से इसका 50,000 एक्स्ट्रा है ना, 3 लाख में 2.5 लाख से कितना ज्यादा है, कहने से 2.5 लाख और 3 लाख का डिफरेंस 50,000। तो कहने से 2.5 लाख से कितना ज्यादा कमाया इसने, 50,000 ज्यादा कमाया। इस 50,000 पे गवर्नमेंट 10% टैक्स यानी 5,000 रुपया टैक्स लेता था। तो कहने से इस केस में गवर्नमेंट की इनकम कितनी हुई, कहने से इस केस में गवर्नमेंट की इनकम टोटल मिलाओगे तो 8,000 हुई, यस और नो। और इस केस में देखोगे तो गवर्नमेंट की इनकम कितनी हुई, 7,000 हुई। कितनी हुई गवर्नमेंट की इनकम, 7,000। तो कहने से गवर्नमेंट देखो कितना स्मार्ट गेम खेला। पब्लिक को क्या लगा, पब्लिक को ऐसा लगा कि यार ये गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, हमसे तो टैक्स ही नहीं ले रही है डिविडेंड पे। लेकिन कंपनी को जाके बोला कि भाई तुम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना उस पर टैक्स देना। अब इसमें क्या हुआ कि देखो यहां पे
कहने से जो 10,000 बी को मिला है उस पे भी टैक्स लग गया जो यहां पे नहीं लग रहा था, और उसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या हो गया, अब फायदा हो गया। तो कहने से अब यहां पे आपको ये एक्चुअल में यहां पे ये 10,000 अगर वो 2.5 लाख वाली लिमिट होती तो कहने से इसको टैक्स नहीं भरना पड़ता, बट एक्चुअल में अब इसको भले टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है, कहने से इसको तो टैक्स भरना पड़ रहा है कहने से, और कंपनी कहने से इन तीनों की तो है, जो कंपनी ने टैक्स भरा कहने से मतलब क्या हुआ, इन तीनों ने टैक्स भरा। यस सुनो, यस। तो कहना इससे कि सीडीटी का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लेट सपोज कि एक कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख है। कितना प्रॉफिट है एक कंपनी का, 1 लाख रुपए। इस 1 लाख में से कंपनी बोलती है हम 50,000 क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी हम डिविडेंड दे देंगे। यस सुनो, यस। अब अगर ये 50,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कहने से इस पे क्या भरना पड़ेगा इनको, सीडीटी। तो कहने से इनके 1 लाख के प्रॉफिट में से ये 10%, तो लेट सपोज 5,000, इसका 10% यानी 5,000, तो कहने से 5,000 इन्होंने क्या भर दिया, सीडीटी। और बाकी जो 45,000 बचा वो उन्होंने क्या किया, बिजनेस में रिटेन किया कि भाई फ्यूचर में अगर कोई काम पड़ा तो इस पैसे को हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। उन्होंने उसको रिजर्व्स में रख दिया। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से प्रॉफिट के कितने पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट, डिविडेंड, सीडीटी, डीडीटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये लॉजिक याद रखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने जस्ट आपको ऐसे एक्सप्लेन किया कि देखो गवर्नमेंट कितना स्मार्ट होती है, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप जब सीए करोगे ना तो वहां पे आपको ये सारा सीडीटी डीडीटी सब डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको ना ऊपर से लिया, ठीक है, एग्जैक्टली तो मैंने लिया भी नहीं, वरना एग्जैक्टली लूंगा ना तो आप एकदम चकरा जाओगे, ठीक है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट होती है, बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है, ठीक है। अब कहने से प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, एक डिविडेंड, एक सीडीटी और एक डीडीटी। तीनों को मिला दूंगा तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। और लास्ट जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, मिक्स इनकम होता है। लास्ट पार्ट क्या है मेरा, मिक्स इनकम। इसका कोई सब पार्ट नहीं है। तो देखो हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं कि भाई अगर मैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, और ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम को ऐड कर दूंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मिलेगा मुझे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये मेरा क्या है, ये मेरा लैंडिंग पॉइंट। इसे मैं क्या बोलता हूं, इसे मैं बोलता हूं ये मेरा क्या है, लैंडिंग पॉइंट। तो कहने से जब भी मैं आपको पूछूंगा कि एक्सपेंडिचर मेथड का लैंडिंग पॉइंट क्या है तो आप मुझे क्या बोलोगे, सर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरा एक्सपेंडिचर मेथड का लैंडिंग पॉइंट क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और ये कैसे मिलता है आपको, ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, और मिक्स इनकम को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मिलेगा आपको, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि एक इकोनॉमी यानी हमारे देश के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1,000 रुपए है, ऑपरेटिंग सरप्लस 6,000 रुपए है, और मिक्स इनकम 1,500 है। तो बताओ मेरी कंट्री में एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है। कहने से तीनों को ऐड कर दो, कहने से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, ये सुनो, तो कहने से 1,000 रुपया प्लस 6,000 रुपया प्लस 1,500, तो टोटल कितना हो गया, कहने से टोटल हो गया 8,500 रुपए। कितना हो गया, 8,500। कहने से अगर मुझे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मालूम है तो कहने से हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था हमारे इधर पैराशूट्स ये वाले, ये सुनो, तो कहने से अगर मुझे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी मुझे ये मालूम है तो, और कहने से मैंने देखा था कि इससे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कैसे जंप किया जा सकता है, वो मुझे आता है कि नहीं आता है। कहने से 3 पैराशूट है उनको यूज कर सकता हूं। तो लेट सपोज कि यहां पे हम लोग इसको बाद में डिटेल में सॉल्व करेंगे, फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि लैंडिंग पॉइंट क्या है मेरा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन मुझे पूछता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो क्या करूंगा, कहने से ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फाइनल पॉइंट। तो मैं लैंडिंग पॉइंट से कहां जाऊंगा, फाइनल पॉइंट पे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे सम सॉल्व होगा, देखो कहने से मेरे पास क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मुझे मालूम है, मतलब मैं यहां पे हूं, तो मुझे नेट से कहां पे आना है, ग्रॉस पे आना है। तो भाई मैं क्या करूंगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। मुझे डोमेस्टिक से किस पे आना है, डोमेस्टिक पे, तो कहने से कुछ नहीं करूंगा। और फैक्टर कॉस्ट से किस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो कुछ नहीं करूंगा। तो कहने से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला बन गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन। तो ऐसे आप स्कूल में क्या करते हो, आप स्कूल में हजारों फॉर्मूला रटते हो,
रेदर देन यहां पे क्या हो रहा है, कुछ रटना नहीं पड़ रहा है, आपके फॉर्मूला क्या बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ये आपको और डिटेल में समझ में आएगा कब, जब हम 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। फिलहाल एक बार इसका थियरी पढ़ लेते हैं। थियरी याद रखने की ऐसी जरूरत नहीं है, बट समझना आपको पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, इनकम मेथड में इट रिफर्स टू अ सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड लेबर जो इनकम कमाए है, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उसको क्या बोलेंगे, हम इनकम बोलेंगे। विच मींस दैट एनी इनकम अर्न्ड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी शैल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। यानी फैक्टर इनकम आएगी, ट्रांसफर इनकम नहीं आएगी। अब देखो यहां पे सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आएगा, इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ कंपनसेशन इन एनी फॉर्म, यानी सिर्फ कैश बैंक नहीं, आपको चाहे घर मिले, चाहे आपको कुछ भी मिले, कोई भी फॉर्म में अर्न्ड बाय एम्प्लॉइज इन एक्सचेंज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। यानी मेरी नौकरी करने की वजह से जो भी पैसे मैं कमाता हूं वो किस में आ जाएगा, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आ जाएगा। भले मेरी नौकरी करने की वजह से मुझे रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा, वो भी यहां पे आएगा। मेरा एम्प्लॉयर मेरी नौकरी करने की वजह से मुझे कार देता है तो वो भी यहां पे आएगा। ठीक है, मुझे सैलरी मिलती है मेरी नौकरी करने की वजह से, तो वो भी यहां पे आएगी। और इसमें 4 चीजें आती हैं, सैलरी, वेजेस, बोनस इन कैश, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का कहने से ऑलरेडी यहां पे कवर हो गया, तो हम वापस नहीं लेंगे। दूसरा, पेमेंट इन काइंड, क्या लिखा है, फ्री हाउस अकोमोडेशन, यानी हमको फ्री में घर दे दिया। एक्चुअल में वो फ्री में नहीं है, हम काम कर रहे हैं इसलिए हमें वो घर मिला है। ठीक है, एंड लास्ट क्या है, रिटायरमेंट पेंशन, इसके लिए हमने सर्विसेज पहले दे दी थी, पैसे अब मिल रहे हैं, इसलिए क्या हमारे लिए ये फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम नहीं है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जो पैसे आप प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से कमा सको, एनी इनकम अर्न थ्रू प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कहने से प्रॉपर्टी से रेंट कमाया जा सकता है, रॉयल्टी कमाई जा सकती है। अब रॉयल्टी क्या होता है, तो देखो जैसे कि मैंने ये बुक लिख रखी है, अब मेरे पास एक पब्लिशर आता है, बोलता है कि शैलेंद्र सर आपकी बुक बहुत अच्छी है, आप सब स्टूडेंट तक इंडिया में नहीं पहुंच सकते, आप एक काम करो अपनी बुक हमें दे दो, हम इसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे और बेचेंगे। मैं बोलूंगा मेरा फायदा क्या, तो वो बोलेंगे कि देखो अगर ये बुक 100 रुपए की बिकेगी ना, तो उसमें से 40 रुपए हर बुक पे हम आपको देंगे। तो दिस 40 रुपीज इज नथिंग बट दिस इज नॉन एज रॉयल्टी, इसे हम क्या बोलते हैं, ये रॉयल्टी है। ठीक है, तो कहने से एक तरह से ये जो बुक है ये मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने क्या कर रखा है, रेंट पे दे रखा है। क्या कर रखा है, उस कंपनी को रेंट पे दे रखा है कि भाई इसको छाप छाप के आप क्या करो, आगे बेचो और हर बुक पे मुझे कितना दो, 40। तो कहने से रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया। उसके बाद और कैसे कमा सकते हो आप, इंटरेस्ट। कहने से पैसे लेंड करके आप क्या कमा सकते हो, इंटरेस्ट कमा सकते हो। और प्रॉफिट, और कहने से प्रॉफिट कैसे कमाते हैं आप, एंटरप्रेन्योरशिप से कमा सकते हो। आप बिजनेस स्टार्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हो। उस प्रॉफिट के 3 टुकड़े हो सकते हैं। पहले तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको आप रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हो, रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड रिजर्व्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी वो प्रॉफिट जो मैंने बांटा ही नहीं है। दूसरा मेरा क्या हो गया, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, ये डिविडेंड टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ये गलत है, यहां पे डीडीटी होना चाहिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट और टैक्स एक ही है। ठीक है, और लास्ट क्या है, डिविडेंड, यानी वो पैसा जो प्रॉफिट का वो पैसा जो मैं क्या कर दूं, बांट दूं। किसके बीच में बांट दूं, मैं अपने अपने जो ओनर्स हैं उनके बीच में बांट दूं। और लास्ट क्या है मेरा, लास्ट है मेरा मिक्स इनकम। अब मिक्स इनकम में क्या है, बेसिकली कहने से हम लोग ने बोला था इट रिफर्स टू इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। A person owning a tea stall earns money in form of salary as well as employee। कहने से जिसकी चाय की दुकान है वो उस चाय की दुकान में काम करता है तो उसके रूप में उसे सैलरी मिलनी चाहिए, और क्योंकि वो उसका ओनर है इसके लिए उसके बदले उसे क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो चाय की दुकान से जो वो पैसे कमा रहा है उसमें 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट सैलरी और दूसरा कंपोनेंट प्रॉफिट है। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का, ओके। तो कहने से इसी के साथ हमारा इनकम मेथड खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम लोग इसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग सम्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और हम लोग नेशनल इनकम की सम स्टार्ट करते हैं।